नमस्कार, मैं आलोक चांटिया आज 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आपके साथ एक बार फिर हूँ। यूँ तो भारतवर्ष में मकर संक्रांति विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को भी मनाई जाती रही है, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। लेकिन सामान्यतया यह 14 जनवरी को ही होती है। इसलिए जब खिचड़ी की बात आती है या मकर संक्रांति की बात आती है तो हम लोगों के दिमाग में 14 जनवरी ही आता है। लेकिन इस बार 14 जनवरी को सायंकाल से मकर संक्रांति की शुरुआत हो रही थी, इसलिए उदिया तिथि मतलब उजाले पाख में 15 तारीख को हम मना रहे हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी इसलिए कहा जाता है कि अगर ऐतिहासिक तथ्य देखें तो अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 तक भारत में शासन करता रहा, उसने इतना अत्याचार फैलाया था कि जो योद्धा थे उनके पास खाने को भी लाले पड़ गए थे। ऐसे में गोरखनाथ पीठ के संत गोरखनाथ ने चावल दाल और सब्जियों को एक साथ मिलाने की परंपरा बनाई थी और उससे उन्होंने ताकत देने का प्रयास जो किया था, इसीलिए हम इसे ज़्यादातर खिचड़ी भी कहते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन मकर संक्रांति का इससे बड़ा महत्व यह है कि यह सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आता है, अर्थात जब बहुत कठोर ठंडक के बाद फिर से मौसम सही होने की ओर बढ़े, सामान्य अर्थ में हम यही समझ सकते हैं। और इसीलिए इस दिन का महत्व है, शुभ दिन माना जाता है। और आज ही के दिन महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने प्राण छोड़ने का निश्चय किया था, जो मृत सैया पर पड़े हुए थे, जिसको सरसैया भी हम कहते हैं क्योंकि वो तीरों पर बना हुआ था। सागर मुनि के श्राप से भस्म हुए भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को तारने का भी काम भगीरथ ने आज के ही दिन गंगा को पृथ्वी पर लाकर किया था, इसलिए भी आज का महत्व है। लेकिन मैं जिस तथ्य को लेकर आपके साथ हूँ वह यह है कि मकर संक्रांति, हमारे यहाँ 12 राशियां हैं जिसमें 11वीं राशि कुंभ है और 12वीं मकर है। उस राशि में आज ही के दिन सूर्य और शनि का मिलन होता है। शनि और सूर्य पुत्र हैं और यहीं से मेरी बात शुरू होती है। सूर्य की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम छाया है, एक का नाम संज्ञा है। छाया के एक पुत्र है शनि। शनि उद्दंड है, वाचाल है, उनकी हरकतों से सूर्य दुखी रहते हैं। संज्ञा के एक पुत्र हैं जिसे धर्मराज या यमराज भी आप कह सकते हैं। जब वो धार्मिक कार्य करते हैं धर्मराज कहलाते हैं, जब प्राण हरने का काम करते हैं तब वो यमराज कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य शनि से बहुत दुखी रहने लगते हैं तो एक दिन वह यह निर्णय लेते हैं कि अपने इस पुत्र को अलग कर देना चाहिए। लेकिन जब वह सोच ही रहते तब एक दिन वह देखते हैं कि उनकी पत्नी छाया उनके दूसरे पुत्र यमराज के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि सौतेली माँ के लिए हमारे धर्म संस्कृति में कहा जाता है। इसको लेकर सूर्य और दुखी हुए और उन्होंने निश्चित किया कि अब वह अपनी पत्नी छाया और शनि को अपने से अलग कर देंगे। और उन्होंने तत्काल उनके लिए एक नया घर कुंभ निर्देशित किया और कहा कि अब तुम लोग वहां रहो। अपने को सूर्य से अलग पाता देखकर छाया और शनि को बहुत दुख हुआ और वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सूर्य को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। पत्नी और पुत्र के श्राप से श्रापित होकर सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया। सूर्य उससे पीड़ित रहने लगे। लेकिन जो उनकी दूसरी पत्नी संज्ञा है, उनको बहुत सूर्य की खराब स्थिति देखकर यह लगता है कि ये तो ठीक नहीं है। वो यमराज के पास जाती हैं, प्रार्थना करती हैं कि, और यमराज धर्मराज बीच बिचौलिया बनकर फिर से अपने पिता को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाते हैं। जैसे ही कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है तो सूर्य को यह लगता है कि छाया और शनि के कारण ही मेरी यह दुर्दशा हुई। तो जिस घर में वो जल रहते थे कुंभ में, उसको वो जला देते हैं। लेकिन थे तो चौतेले ही भाई, लेकिन थे तो यमराज और शनि भाई ही।
काफ़ी मान मनोवल के बाद धर्मराज अपने पिता को यह मनाते हैं कि नहीं, आपको अपने पुत्र के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे एक पिता करता है। तो आज ही के दिन सूर्य 1 महीने के लिए जाकर अपने पुत्र के घर बैठते हैं, लेकिन जब वह कुंभ राशि में जाते हैं तो वहाँ तो चूंकि सूर्य ने अपने तेज से, क्रोध से सब कुछ जलाकर राख कर दिया था, तो शनि के पास कुछ उन्हें खिलाने के लिए नहीं था तिल को छोड़कर। लेकिन इसीलिए उन्होंने तिल से उनका स्वागत किया। अपने द्वारा जलाए गए कुंभ राशि को देखकर, कुंभ घर को देखकर सूर्य उन्हें एक दूसरा घर प्रदान करते हैं जिसे मकर कहते हैं। और चूंकि मकर राशि में आकर दोनों बैठते हैं और एक अच्छा दिन गुजारते हैं, इसलिए वह मकर संक्रांति कहलाता है। तो इस तरह से एक बात यह स्पष्ट है कि शनि की 2 राशियां हैं, एक कुंभ है, एक मकर है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि ज़्यादातर लोग यह कहते हैं कि ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ये सब फर्जी बातें हैं, तरह तरह की कहानियां बना लिया है। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया भी कहती थी। हमारे यहाँ जो भी वेद हैं, वेद के बाद उपनिषद है, पुराण है। पुराण का मतलब ही प्राचीन है। उन पुराणों में बहुत तरह तरह की कहानियों के द्वारा धर्म और यथार्थवाद को समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इन कहानियों को सिर्फ कल्पना समझा जाता था। इसलिए जब मैक्स मूलर जोन्स को इंग्लैंड में पत्र लिखता है कि देखो, मैंने वेदों के लिए जो भी कहा गया था वह कर दिया है और भारतीय जनमानस में अब वेद को लेकर भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। अब पुराणों को लेकर तुम अध्ययन करो और उस बात को लोगों को बताओ कि यह सब किंवदंतियां हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन इंग्लैंड में रहने वाला जोन्स जब पुराणों को पढ़ता है तो उसे लगता है कि अरे, ये तो प्रतीक शास्त्र का अनुपम उदाहरण है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड का वह व्यक्ति भारत आकर बंगाल में कलकत्ता के अंदर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट स्थापित करता है, जो आज भी है और इस तरह के अध्ययनों का, ग्रंथों का, वेदांतों का अध्ययन करने का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और वहां पर वह यह सिद्ध करता है कि नहीं, पुराण केवल कहानियां नहीं हैं, यह प्रतीक शास्त्र हैं, सिंबॉलिक सिस्टम का एक अनूठा उदाहरण है। लेकिन जब बर्नार्ड बुसांके, जिसने की मार्फोलॉजी ऑफ नॉलेज किताब लिखी, उसने इन पुराणों को देखा तो उसने कहा कि बिल्कुल, एक तो सिंबॉलिक ही है लेकिन इनका ऐतिहासिक महत्व भी है और इनका फिलॉसफिकल महत्व भी है। इसलिए जब आप मकर संक्रांति की कहानी को सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब तक कुंभ राशि में शनि रहते हैं तब तक ठंड प्रचंड पड़ती है, कोहरा गिरता है, सब कुछ काला काला सा रहता है, मौसम बहुत समय तक दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही मकर राशि की ओर सूर्य बढ़ता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने लगता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का संचार हो जाता है, प्रकृति का अपना नया कलेवर दिखाई देने लगता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उन पौराणिक कथा में प्रतीक के माध्यम से प्रकृति को समझाने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। किस तरीके से, जिसमें आपको सूर्य दिखाए गए हैं और उनकी 2 पत्नियां छाया और संज्ञा दिखाई गई हैं। सांख्य दर्शन आप पढ़िए जिसमें प्रकृति और पुरुष की बात की गई है। तो प्रकृति जो है वो प्राधनकृति, मतलब आकार लेने से पहले। तो जो प्रकृति है जिसके अंदर 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सबसे पहला सतोगुण होता है। ये 3 गुण, सतोगुण जो है वो प्रकाश पाने का प्रयास करता है, रजोगुण जो है वो एक्सेलरेशन चाहता है और तमोगुण विश्राम चाहता है। लेकिन इन 3 गुणों का कार्य तभी संपन्न है जब चेतना आएगी, और चेतना कौन देगा? पुरुष देगा। तो जो ये कहानी है, यहाँ पर सूर्य जो है वो उस पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, छाया और संज्ञा उस प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस प्रतिनिधित्व के माध्यम से
किस तरीके से प्रकृति और पुरुष मिलकर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के माध्यम से इस प्रकृति में अपना संचार करते हैं, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और यही नहीं, हमेशा जो चेतना है, जो पुरुष है, वह प्रकृति से दूर भागता है। प्रकृति से दूर भागने का मतलब यह है कि यदि वह रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में उलझा गया तो कुछ समय बाद उससे खींचने लगता है। ये आप वैसे भी देख सकते होंगे, पुरुष महिला के साथ जुड़ने के बाद उससे डिटैच होना चाहता है। यहाँ पर भी उस सिंबॉलिक उसको आप देखें तो थोड़े समय बाद प्रकृति के साथ उस घटाटोप माहौल, कोहरा, ठंडा, कठोर के बाद सूर्य उससे दूर भागता है। और उस भागने की प्रक्रिया में जब प्रकृति के उन स्वरूपों से वह बाहर निकलता है तो फिर से पृथ्वी पर प्रकाश फैलता है, फिर से उजाला होता है। तो प्रकृति के माध्यम से यह एक छोटी कहानी, जो शायद इतनी गहन अर्थ में आप न समझ पाते, इसलिए हमारे धर्म मनीषियों ने उसे बहुत ही गूढ़ तरीके से न कहकर सरल सरल कहानियों में कह दिया, जिससे लगे कि सूर्य की पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं और किस तरह से वो नाराज हुए। लेकिन कहानी में कह दिया तो आपको सारी बातें समझ में आने लगीं। तो एक प्रतीक के रूप में एक सौतेली माँ की ईर्ष्या के कारण किस तरह से प्रकृति में मकर संक्रांति की स्थिति पैदा हुई, यह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और उसके से सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे आसान होता है कि औरत के प्रकृति को हम दिखाकर कोई बात आसानी से कह सकते हैं। शायद यही मकर संक्रांति का सार है। और यदि आपको यह सार और यह बातें समझ में आई हों तो आप इसे लाइक करें, आगे तक भेजें, ताकि आने वाले लोग भी प्रतीक शास्त्र को समझ सकें, बर्नार्ड बुसांके की किताब मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉलेज को पढ़ने की ओर बढ़ सके। ऐसे ही किसी और कहानी के साथ मैं आपके साथ फिर होऊंगा। आलोक चंटिया को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।